अच्छा, यहाँ तक भी हो गया। अब हमने अगर इस सब टोटल को हटाना है, ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करेंगे? आपने क्या करना है, ये जो अगर गौर करें आप, ए कॉलम और वन रो के बीच में ये जो पेज फोल्ड सा हुआ है ना, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर देता है। आपने ये पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जाएंगे डेटा के टैब में और वापस सब टोटल में ही जाएं। लेकिन जब सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो ये एरर सा दे रहा होगा, आप इसको इग्नोर करके ओके करें और साथ में रिमूव ऑल कर दें। ये एक सिंपल सा तरीका है इसको रिमूव करने का, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैं आपसे कहूँ अगर कि अब मुझे जिस तरह मंथ के हिसाब से टोटल बनाया था हमने, उस तरह सेल्स पर्सन के हिसाब से बना दें, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अब सॉर्टिंग में क्या सॉर्ट होगा? मंथ सॉर्ट किए थे पहले, अब ऑब्वियसली जिसके हिसाब से सब टोटल लगाना है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं और ए टू जी के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर असद सारे साथ आ गए, फरहान आ गए, इसको तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कर दें तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोबारा हेडिंग समेत पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया, सब टोटल में गए। अब हमने एट ई चेंज इन क्या, सेल्स पर्सन, हर सेल्स पर्सन के साथ सम करना है इन्हीं 4 चीज़ों का, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का भी, कस्टमर रीच का भी, सेल्स अमाउंट का भी और प्रॉफिट का भी। ये हमने ओके किया तो ये फरहान और इसके हिसाब से सब टोटल आ गए। तो अगर हम सेकंड लेवल देखें तो ये देखें, ये कैसी बेहतरीन सेल्स पर्सनस के हिसाब से समरी बन गई, जो कि आपको बहुत टाइम लगता। अगर ये 50-60 सेल्स पर्सन होते तो उसकी सेल्स कंपाइल करने में बहुत टाइम लग सकता था आपको। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं सेल्स पर्सन वाइज। तो यहाँ तक आप करें, उसके बाद हम आगे मल्टीपल सब टोटलिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेल्स पर्सन के हिसाब से हमने टोटल निकाल लिया, उससे पहले हमने मंथ्स के हिसाब से टोटल निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीपल सब टोटलिंग सीखेंगे। सबसे पहले तो रिमूव करने का एक दफ़ा दोबारा से तरीका बता दें। इस पूरी शीट को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेटा में जाके कहाँ जाना है, सब टोटल में। एरर आएगा तो क्या करें, इग्नोर करके ओके कर दें और रिमूव ऑल। ओरिजिनल कंडीशन पे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इस तरीके से चाहिए कि जी सेल्स पर्सन का टोटल तो आए कि जी असद की टोटल कितनी है, फरहान की टोटल कितनी है, अवैस की टोटल कितनी है, और उस मंथ में, स्पेसिफिक मंथ में जनवरी में टोटल कितनी है, मतलब जनवरी वाइज, जनवरी का तो फाइनल टोटल हो लेकिन उसके अंदर हर सेल्स पर्सन का भी टोटल हो। बात में ही समझे कि एक फ़ाइनल टोटल जो है वो जनवरी का आ जाए और उसके अंदर डिफरेंट टोटल्स हों कि असद के कितने हैं, फरहान की टोटल सेल्स कितनी है, उसकी अवैस की कितनी है और जनवरी में टोटल कितनी है। फिर इसी तरह असद की फरवरी में कितनी है, फरहान की फरवरी में टोटल कितनी है, अवैस की टोटल कितनी है और फरवरी की टोटल सेल कितनी है। तो इस सिचुएशन में बड़ा टोटल क्या है, बड़ा टोटल किस चीज़ का है, मंथ का बड़ा टोटल है या सेल्स पर्सन का बड़ा टोटल है? बड़ा टोटल जो फाइनल टोटल है वो मंथ वाइज है। तो दैट मीन्स कि अब डबल सॉर्टिंग होगी, दोनों चीज़ें सॉर्ट होंगी, लेकिन प्रेफरेंस किसको होगी सॉर्टिंग में, जिसका टोटल बड़ा है। तो बारी बारी ये जो सॉर्ट करना है ना, ये हम नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग्स, और फिर हम डेटा में जाके जो ये जो सॉर्ट की ऑप्शन है ना, ये यूज़ करेंगे। पूरा डेटा हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद डेटा में जाके सॉर्ट में गए। सॉर्ट में जाके हम कहेंगे सॉर्ट बाय, सबसे पहले जिसका बड़ा टोटल है मंथ का, मंथ वाइज अरेंज करेंगे। लेकिन ऑर्डर हमने पहले देखा था कि जी कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना। कस्टम लिस्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंज करना है। इसको ओके किया और इसको भी ओके कर दिया, ये मंथ वाइज अरेंज हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सेल्स पर्सन भी तो सॉर्ट होने चाहिए। तो सॉर्ट में वापस गए, लिखा हुआ है सॉर्ट बाय मंथ्स, लेकिन मैं कहता हूँ मज़ीद सॉर्टिंग होनी चाहिए। तो ऐड लेवल किया आपने, देखिए लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट बाय मंथ्स देन बाय, मतलब पहले सबसे पहले कोशिश करेगा मंथ्स को साथ लाने की, फिर मंथ्स में मज़ीद शफलिंग करेगा, सॉरी मंथ के अंदर मंथ ऐसे ही रखेगा, मज़ीद शफलिंग करके कोशिश करेगा कि असद भी सारे साथ आ जाए। तो मैं कहता हूँ देन बाय सेल्स पर्सन, और इसकी वैल्यू तो ए टू जी सॉर्ट होगा। तो मतलब डबल सॉर्टिंग हमने कर दी। अब ये डेटा सारा हमारा अरेंज हो गया। अब
सब टोटल हमने लगाना है। सब टोटल पहले किस चीज़ का लगेगा? जो चीज़ पहले सॉर्ट हुई है उसका सब टोटल पहले लगेगा, ये याद रखिए, ठीक है। जो चीज़ सॉर्टिंग में पहली प्रेफरेंस पे, वो चीज़ सब टोटल में भी पहली प्रेफरेंस पे होगी। तो कैसे करेंगे हम? डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम जाएंगे डी डेटा में और सब टोटल में हम कहेंगे एट ई चेंज इन मंथ। जब भी मंथ बदले तो क्या हो? सम हो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का भी, कस्टमर रीच, सेल्स अमाउंट एंड प्रॉफिट। ये तो हमने कर दिया ओके, ये मंथ वाइज टोटल आ गया। दोबारा से इसी को ऐसी सिलेक्टेड रहने दें और कहें सब टोटल में अब हम कहेंगे एट ई चेंज इन नाउ सेल्स पर्सन जब चेंज होगा तो सम होगा नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का, कस्टमर रीच का, सेल्स अमाउंट का और प्रॉफिट का। लेकिन क्या पुराने सब टोटल हटा के नए लगाने? ये ऑप्शन बेसिकली अगर आपने चेक रहने दी तो वो जनवरी वाले टोटल हटा के सेल्स पर्सन के टोटल लगा देगा। हम कहते हैं नहीं, पुराने भी रहने दे और ये वाले भी लगा दे, तो सेल्स पर्सन वाला टोटल भी लग जाएगा और वो भी लग जाएगा। तो देखें, ये डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई, ये फुल डिटेल है। अब हमारे पास 4 लेवल भी बन गए। लेकिन अगर हम थर्ड लेवल देखें, ये तो थोड़ा सा क्राउडेड सा लग रहा है ना, लेकिन थर्ड लेवल देखें तो कैसी ज़बरदस्त बेहतरीन रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। असद का टोटल इतना है, फ़रहान का ये, साद का ये, उसका, इन सब का जनवरी में ये, फिर इन सब का ये टोटल और इसका फरवरी में टोटल ये, फिर मार्च का टोटल, और इस तरह से। ये रिकॉर्ड्स कंपाइल ख़ुद से करने में आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन ऑटोमेटिक सब टोटलिंग के थ्रू, मल्टीपल सब टोटलिंग के थ्रू ये इंतहाई आसान है। तो ये तरीका है जी मल्टीपल सब टोटल्स को यूज़ करने का। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, मल्टीपल सब टोटलिंग होगी, सिंपल तरीके से भी हमने निकाल के देखी और मल्टीपल तरीके से भी निकाल के देखी। लेकिन जब भी हम सब टोटल्स निकालते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यार अगर सब टोटल्स इतने इफ़ेक्टिव हैं और ये सारा काम इस तरीके से कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें सम इफ़ लगाने की? मतलब हमने इतनी डिटेल में जो सम इफ़ देखा है वो क्यों देखा? क्योंकि इधर से तो सब टोटल्स के थ्रू तो काउंट का भी टोटल निकल सकते हैं और सम भी निकल सकते हैं और सारी समरीज भी बन सकती हैं। उसका जवाब है कि सम इफ़ जो है वो मल्टीपल शीट से भी डाटा ले सकता है, मल्टीपल फाइल से भी डाटा ले सकता है, ठीक है, और मल्टीपल एरिया से भी डाटा ले सकता है। कि मतलब अगर एक चीज़ यहाँ पर है, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर भी है, तो तब भी सब टोटल सम इफ डेटा ले लेगा। लेकिन अगर मैं इसको सब टोटल को सिलेक्ट करूँ और रिमूव करके देखूँ, तो ये देखें, ये डेटा जो है ये बार बार हर रो में मंथ का नाम आ रहा है, सेल्स पर्सन का नाम आ रहा है, और ये सारा डेटा वर्टिकली ऐसे रो वाइज चल रहा है, ठीक है, हर रो में रिपीट हो रहा है डेटा। दैट मीन्स कि अगर सिर्फ इस तरीके का डेटा हो तो फिर आप सब टोटल लगा सकते हैं, वरना आप सब टोटल नहीं लगा सकते। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कंपनी है टॉय सेल्स कॉरपोरेशन, मंथली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट 1 से लेके 20 तक की, जनवरी से लेके दिसंबर तक की सेल है ये, ठीक है, और ये इसकी टोटल सेल है। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जनवरी लिखूँ तो उसकी टोटल सेल आ जाए नीचे से। तो एक्चुअली ये क्या कंडीशन क्या है, मैं मंथ लिखूँ तो मंथ इज़ क्राइटेरिया, रेंज उसकी ये है और उसकी सम रेंज है ये। इसका मतलब है सम इफ़ लगना है इधर। सब टोटल इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये हर लाइन में देखें मंथ का नाम नहीं रिपीट हो रहा, बल्कि मंथ के नाम भी हॉरिजॉन्टल पड़े हुए और फिर बहुत गैप के बाद ये टोटल्स पड़े हुए। तो इस तरह के डेटा पे नहीं चलेगा काम। वो तो तब सिर्फ चल सकता है सब टोटल्स जब हर लाइन पे ऐसे ऐसे चल रहा हो, वर्टिकली डेटा चल रहा हो और हर लाइन पे उसके सेल्स अमाउंट का टोटल हो, तो फिर वो उसको कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हमें सम इफ़ ई लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा ज़रा लगा के देख लेते हैं, वैसे तो हमें आता है। मैं ये करने लगा हूँ कि ये जो जनवरी 13 और फरवरी 13 लिखा हुआ है ना, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने नोटिस किया
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि देखें ये जनवरी 13 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है 1 जनवरी 2013, वो डेट पे कन्वर्ट कर रहा है इसको। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको बस जनवरी ही नाम दे देता हूँ। जनवरी नाम दिया, इसको होल्ड करके आप हैंडल से ड्रैग करेंगे, दिसंबर तक आ गया, इधर भी हम जनवरी नाम दे देते हैं। अब आपने यहाँ पर सेल्स का टोटल निकालना है। एक समरी हमें ऐसी चाहिए कि जो भी मंथ मैं यहाँ पर लिखूँ उसका ऑटोमेटिकली टोटल आ जाए। कैसे निकालेंगे? एक आसान तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम दोनों रेंजेस को नाम दे दें ताकि नीचे जाना ना पड़े। क्राइटेरिया है जनवरी, जिसकी हमें सेल चाहिए, मतलब जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे उससे रिलेटेड सेल चाहिए ना, तो ये दिस इज़ क्राइटेरिया। मंथ्स लिखेंगे हम यहाँ पर, तो मंथ से रिलेटेड जो रेंज है वो कौन सी है? ये कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाया और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसको मंथ्स का। और जहाँ से सम रेंज है वो ये है। ये हैशेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्पेस कम है, तो हम स्पेस ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। बहरहाल हम स्पेस ज़्यादा नहीं करते, हम कंट्रोल शिफ्ट राइट करके इसको भी नाम दे देते हैं कि ये है हमारी सम अंडरस्कोर रेंज। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना इंतहाई आसान है। हम कहते हैं जी जनवरी की सेल चाहिए, तो कोई मसला नहीं, इक्वल्स टू सम इफ़ रेंज का मतलब है मंथ्स जो हमने सेलेक्ट किए थे, उन तमाम महीनों में से आपको किसका रिज़ल्ट चाहिए? हम कहते हैं जो भी हम यहाँ लिखें उसका रिज़ल्ट चाहिए। कहते हैं सम कहाँ से करना है? हम कहते हैं सम रेंज से। एंटर किया तो देखें वो कह रहा है जनवरी की टोटल सेल इतनी है। अगर हम फरवरी लिखें, फरवरी थोड़ी सी मुश्किल स्पेलिंग है इसकी, तो ये फरवरी आ गया। मार्च लिखें तो मार्च आ गया। अच्छा, ठीक इसी तरीके से हम मंथ्स जितने भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक आसान तरीका भी बताया था कि हमारे मंथ्स जो जितने भी हैं वो एक लिस्ट में अटैच हो जाए, हमें लिखना ना पड़े। आपको याद होगा हमने वी लुकअप में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि हम एक लिस्ट जनरेट कर सकें सेल के साथ। अगर ऐसा कुछ करना है तो बहुत आसान सा तरीका है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि जिस लिस्ट को अटैच करना है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके नाम दो, वो तो हम ऑलरेडी दे चुके मंथ्स का। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जिस सेल के साथ वो लिस्ट अटैच करनी है उस सेल को सिलेक्ट करो, वो हमने कर लिया। फिर लिस्ट अटैच करने के लिए आपको जाना पड़ता है डेटा में जाके, ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन, इस पर मैंने क्लिक किया। अभी तो फ़िलहाल इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है और डेटा वैलिडेशन खोला तो वो कहता है अलाउ एनी वैल्यू है, मतलब खुला खाता है जो मर्ज़ी लिखो। हम कहते हैं नहीं, अलाउ सिर्फ होनी चाहिए एक लिस्ट। कहता है अच्छा लिस्ट का सोर्स क्या है? फिर कहते हैं इक्वल्स टू मंथ्स, इक्वल्स टू लगाना लाजमी है। मंथ्स की स्पेलिंग चेक कर ली तो देखें आप ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे, एक तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, और अगर हम लिखें भी तो अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो डेटा एंटर ही नहीं करने देता। ठीक है ना, तो ये भी एक फ़ायदा है कि कभी गलत डेटा एंट्री हो ही नहीं सकती। जब भी आप चाहते हो कि अगर सही डेटा एंट्री करवाना तो आप उस पूरे कॉलम में डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रैक्टिस करके देखें, बड़ी सिंपल सी एक असाइनमेंट है। ये भी अटैचमेंट में मैं लगा देता हूँ साथ में, ताकि अगर आपने देखना हो तो। अच्छा, अगर ये लिस्ट ख़त्म करनी हो तो फिर कैसे ख़त्म होगी? वापस इसी सेल को सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन में जाएं और एनी वैल्यू करके वापस ओके कर दें। अभी मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये तेज़ बेसिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि एज सच हमारे पास इस असाइनमेंट में कोई नई चीज़ नहीं है। सम इफ़ पहले ही हमें पता है, बस एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट है। लिस्ट अप्लाई करना हमने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट है। बस यही चीज़ें, तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखनी है इस सेशन की, इस मॉड्यूल की लास्ट असाइनमेंट, दैट इज़ एडवांस फ़िल्टर्स। और एडवांस फ़िल्टर्स बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और बड़ी नॉर्मली हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन एडवांस फ़िल्टर नहीं यूज़ करते, नॉर्मल फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, एडवांस फ़िल्टर बेसिकली क्या है? वो एक्चुअली फ़िल्टर्स ही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखें, ये हमारे पास कुछ डेटा है, और ये डेटा क्या है कि जी हमने कोई जॉब पोस्ट की थी
जिसमें हमने कहा था कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें। तो कुछ आई कैप कैंपेन से तो लोगों ने अप्लाई किया, कुछ रोज़ी से अप्लाई किया, कुछ OLX के सोर्सेज हैं। अभी हम नीचे जाएंगे तो ये देखें, ये डिफरेंट जून ACCA फ्लायर कैंपेन है, rosie.pk है, रेफरल है। तो दो डिफरेंट सोर्सेज से लोगों ने अप्लाई किया और उनके नाम क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, सिटी क्या है और उनका स्टेटस क्या है कि इंक्वायरी की है या कंप्लीटेड हो गई उनकी इंटर्नशिप या क्या क्या चीज़ें। ठीक है। बहरहाल अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ रावलपिंडी वाले जो या मुल्तान वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको हमने फ़िल्टर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी टॉप हेडिंग्स पे फ़िल्टर है कि नहीं लगा हुआ। फ़िल्टर्स का ड्रॉप डाउन हमने बनाना है तो हमने एक सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट किया और ऑल्टरनेट HSF करके हम सिटी को खोला। सिटी में बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम जनाब कोई भी लिख देते हैं, फैसलाबाद है फॉर एग्जांपल, फैसलाबाद लिख के हमने चेक कर दिया। ओके करके हमने देखा फैसलाबाद में सिर्फ जितनी भी 2 एंट्रीज़ हैं या कितनी हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। भावलपुर में अगर हम देखना चाहें तो ये, तो दिस इज़ कॉल्ड फ़िल्टर्स। लेकिन जिस लोकेशन पे अगर हम हैं, मतलब डेटाबेस देख रहे हैं और उसी लोकेशन पे अगर हमने फ़िल्टर लगा के देख लिया तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल फ़िल्टर। और अगर यही रिज़ल्ट हम कहते हैं कि यार एक गूगल जैसी एक शीट होनी चाहिए कि जिसमें जो भी हम फ़िल्टर करते जाएं, लिखते जाएंगे सिर्फ सर्च बार में, तो वो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट आता जाए दूसरी शीट पे। मतलब अकॉर्डिंग टू आवर सेट क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ जी सिर्फ मुझे मुल्तान के रजिस्टर दिखा दो, तो वो पीछे से डेटा निकालेगा और यहाँ पर पेस्ट भी कर देगा साथ में। दिस इज़ कॉल्ड एडवांस फ़िल्टर। बस सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब एडवांस फ़िल्टर लगाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो बेशक पॉइंट्स आप बना लें, अपने पास लिख लें। ये लिख लेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपने डेटाबेस को नाम देना है। पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया और इसका नाम दे दिया हमने DB। एंटर। फर्स्ट स्टेप डेटाबेस को नाम देना है। सेकंड स्टेप कि ये सारी हेडिंग्स कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है। और नीचे साथ में जिस खानों में सर्च होगा उसके नीचे एक बॉर्डर भी बना देते हैं। ये देखिए मैंने एक बॉर्डर सा बना दिया ताकि जो भी सर्च करना है वो यहाँ पर लिखा जा सके। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डेटाबेस का नाम दिया। सेकंड स्टेप क्या था, हेडिंग्स कॉपी करके पेस्ट किया और उसका बॉर्डर बनाया। थर्ड स्टेप क्या है कि इन दोनों को भी सिलेक्ट करके आपने क्राइटेरिया का नाम देना है। क्राइटेरिया का इन दोनों को, क्योंकि बेसिकली एडवांस फ़िल्टर पहले इस हेडिंग को नोट करता है जिसके नीचे आपने जो भी लिखा है। अगर उसके हिसाब से उसने डाटा निकालना है तो पहले वो देखेगा किस हेडिंग के नीचे लिखा है, फिर देखेगा क्या लिखा है। तो एक वक्त में ये 2 चीज़ें चेक करता है, तो दोनों ही हमारे क्राइटेरिया होंगे। मतलब पूरा का पूरा टेबल भी हमारा क्राइटेरिया ही होगा। तो ये कर लिया हमने। उसके बाद हमने एडवांस फ़िल्टर लगाना शुरू कर देना। एडवांस फ़िल्टर कैसे लगेगा, आपने जाना है डेटा में। डेटा में जाके आप जाएंगे जनाब एडवांस में, और एडवांस में वो आपसे पूछेगा कि 2 एक्शन पॉसिबल हैं। फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पर डेटा है वहीं पर फ़िल्टर करना है, या कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है। फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस करना है तो फिर तो ये यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो नॉर्मल फ़िल्टर भी लगा सकते थे हम। हमने तो करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। वो कहता है अच्छा फिर बताओ लिस्ट रेंज क्या है। लिस्ट रेंज वैसे उसने नाम थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया हुआ है। लिस्ट तो अमूमन लगता है कि सिर्फ एक कॉलम वाली चीज़ है, हालांकि ये पूछ रहा है कि डेटा की रेंज का नाम क्या है। वो हमने नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया था हमने, DB। DB नाम दिया था हमने लिस्ट रेंज का। अब कह रहे क्राइटेरिया रेंज का नाम दे दें या मैनुअली सिलेक्ट कर दें। हमने तो क्योंकि नाम दिया हुआ है तो हम मैनुअली क्यों सिलेक्ट करें, हम नाम देंगे क्राइटेरिया। वो कहता ठीक है। अब डेटाबेस में से मैं क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट्स निकाल लूँगा। पेस्ट कहाँ करूँ,
हम कहते हैं यहाँ पर, बल्कि एक काम करते हैं हम पहले लिख लेते हैं ना यहाँ पर, ताकि हमें पता तो चले कि कुछ फ़िल्टर हुआ है कि नहीं, किसी के और ज़्यादा रिज़ल्ट्स हों। हम ऐसा करते हैं कंप्लीटेड वाले सिर्फ निकालना चाहते हैं, तो स्टेटस वाइज मैं कर लेता हूँ। कंप्लीटेड मैंने कॉपी किया और कंप्लीटेड स्टेटस में लिख लिया। अच्छी बात है, ज़रा एक दफ़ा दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अच्छा, आप बताएं क्या किया हमने। क्राइटेरिया को नाम दे चुके हैं हम, बल्कि छोटा ही कर लेता हूँ। क्राइटेरिया को नाम हम दे चुके हैं, डेटाबेस को नाम हम दे चुके हैं। अब हम जाएंगे डेटा में, एडवांस में, कॉपी टू अनदर लोकेशन, सबसे पहला स्टेप। लिस्ट रेंज मतलब डेटाबेस का नाम DB, क्राइटेरिया रेंज मतलब क्राइटेरिया का नाम क्राइटेरिया, और पेस्ट कहाँ से करना है हमने, यहाँ से। ये करने के बाद हमने किया ओके, तो देखें सारे कंप्लीटेड आ गए रिजल्ट्स, बेहतरीन हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एडवांस फ़िल्टर। पहले आप यहाँ तक करें, उसके बाद मैं नेक्स्ट उसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। अच्छा, स्टेटस हमने निकाल लिया, ये कंप्लीटेड स्टेटस के हिसाब से आ रहा है, लेकिन हम ज़रा ये चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये एडवांस फ़िल्टर सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं स्टेटस को चेंज करके इंक्वायरी करूं, एंटर किया तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। F9 लिख लेता हूँ, F9 से रिफ़्रेश भी नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कि एडवांस फ़िल्टर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वो रिफ़्रेश नहीं होता। अब आप कहेंगे ये छोटा सा प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो फिर अगर रिफ़्रेश नहीं होता तो फिर सोल्यूशन क्या है? हाँ, सोल्यूशन उसका ये है कि सब कुछ डिलीट करें, ये सारा डेटा, और दोबारा से लगा लें। तो ये तो फिर बहुत ही बकवास चीज़ हुई। ऐसी है कि अगर सब कुछ डिलीट ही करना पड़े और इंक्वायरी मतलब स्टेटस आप कुछ और लिखो इस सर्च बॉक्स में, तो वो रिफ़्रेश ही ना हो और हर दफ़ा डिलीट कर करके लगाना पड़े, तो फिर तो नॉर्मल फ़िल्टर लगा लेते हम, फिर तो ये तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, ये प्रॉब्लम वाकई है एडवांस फ़िल्टर का कि वो रिफ़्रेश नहीं होता, लेकिन हमारे पास उसका एक सलूशन है। एक्सेल में कोई भी चीज़ जब एक लेवल से आगे ना जा सकती हो या उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी उससे रिलेटेड ना हो, जिस तरह ये इसमें इशू आ गया कि ये रिफ़्रेश नहीं होता, तो हम उसको दो तरीक़ों से आगे लेके जा सकते हैं। एक तरीका तो ये कि हम VBA कोडिंग कर दें। अगर कोडिंग आती है तो कोडिंग कर सकते हैं, नहीं आती तो हम मैक्रो रिकॉर्ड कर दें। मतलब एक दफ़ा उसको काम करके दिखाएं ताकि वो अपने आप के तौर पे समझ ले कि जब भी रिफ़्रेश करना हो तो क्या करना होता है। एक दफ़ा दोबारा से आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको डेवलपर टैब चाहिए। डेवलपर टैब जो है नॉर्मली एक्सेल में नहीं होता, वो ऑन करना पड़ता है। तो जिन लोगों के पास नहीं आ रहा वो आप फाइल में जाएं, ये एक्सेल 2013 की ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ आपको। आप फाइल में जाएं और सबसे लास्ट में ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में जाएं और ऑप्शंस में जाके आप जाएं जनाब कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में जाके अगर आप राइट की तरफ देखेंगे ना, तो ये देखें डेवलपर टैब आपके पास आ तो रहा है लेकिन चेक नहीं हुआ होगा, ये आइकॉन आ रहा होगा। सिर्फ आपने इसको ऐसे चेक करना है और फिर ओके कर देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है आपने, तो ये डेवलपर टैब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार विजुअल बेसिक का कोड भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमें विजुअल बेसिक कोडिंग तो आती नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर आप क्या करो, एक दफ़ा मैक्रो रिकॉर्ड कर दो। मैक्रो बेसिकली क्या है, मैक्रो एक छोटा प्रोग्राम खुद से बना देता है आपकी हरकतें देख के, मतलब आपके काम देख के। जो भी आपने एक दफ़ा काम उसको करके दिखाया वो उसको समझेगा, रिकॉर्ड करेगा और नेक्स्ट टाइम वही काम ये ऑटोमेटिकली खुद से रिपीट कर सकता है, ठीक है। मतलब आपको देख के ये प्रोग्रामिंग सीख के खुद ब खुद कर लेता है अपनी। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। इस मैक्रो का नाम हम रख देते हैं रिफ्रेश, और इसका एक कोड भी दे देते हैं, Ctrl+K दे देते हैं कि जब Ctrl+K करेंगे तो ये रिफ़्रेश वाला मैक्रो रन खुद ब खुद हो जाएगा। ओके कर दिया। अब मैक्रो क्या करेगा, मैक्रो रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू हैव मैंशनड। तो देखें आप, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग चल पड़ी है। अब मैं सबसे पहले
इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे इधर से लेके नीचे तक का सारा डेटा क्लियर करना है। अब मैक्रो में स्टेप्स रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑलरेडी इसी सेल पे हो जिससे ऑनवर्ड्स आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन करके डिलीट करना है डेटा। आप ऑलरेडी इस सेल पे हो, तो क्या तब भी आप ये सेल क्लिक करके सिलेक्ट करोगे? बिल्कुल तब भी करेंगे, क्योंकि आपने मैक्रो को ऐसे कंडीशन बतानी है कि सिचुएशन तो चेंज भी हो सकती है। मतलब आज ये यहाँ पर सेल था इत्तेफाक से सिलेक्टेड, कल अगर यहाँ पर सिलेक्टेड होगा तो वो तो वहाँ से कुछ डिलीट करना शुरू कर देगा। नहीं, हमेशा हमारे पास मैक्रो में पहली सिचुएशन होनी चाहिए कि जहाँ पर भी हो पहले यहाँ आओ। ये पहला स्टेप। इसको मैंने क्लिक किया और फिर मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। आपने हमेशा कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन ही सिलेक्ट करना है। मैनुअली डेटा सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जी हमेशा रो 238 तक रिमूव करना है। हालांकि 238 से रिजल्ट ज़्यादा भी क्लियर करना पड़ सकता है और कम भी क्लियर करना पड़ सकता है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन ऐसी कमांड है जो कहता है कि शुरू से लेके एंड तक यहाँ तक क्लियर करो और उससे लेके नीचे तक जितना भी डेटा है वो सारा क्लियर करो। तो कल को अगर ये 500 रोज़ भी होंगे तो 500 भी क्लियर इसी तरह से होंगी, 200 भी क्लियर इसी तरीके से होंगी। तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया, पहले इस सेल को सिलेक्ट किया था, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन किया, फिर आप होम टैब पे जाएं और क्लियर ऑल कर दें। बेशक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर जो खाली कोई भी सेल है उस पर सिलेक्ट कर लें जहाँ से हमने स्टार्ट करना है प्ले करना। अब हम दोबारा से लगाएंगे, डेटा में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे, वही तरीका सब कुछ। डीबी क्राइटेरिया में क्या दिया था हमने, क्राइटेरिया, और पेस्ट कहाँ से करना था हमने, यहाँ से। ओके कर दिया तो ये रिज़ल्ट आ गया। एक्चुअली तो ये हमें लग रहा है कि हमें दोबारा करना पड़ा। हाँ, दोबारा करना पड़ा। एक दफ़ा हमने रिफ़्रेश किया, लेकिन हमने कहा इस दफ़ा ये सारे काम देख लो कि कैसे करना है। बस जैसे ही ये रिज़ल्ट आ जाए आपने डेवलपर पे जाके स्टॉप कर देना रिकॉर्डिंग। अब ज़रा मैं चेंज करके देखता हूँ कि जी इंटरेस्टेड कितने, तो अभी तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के दबाऊँ तो ये देखें सारा स्टेटस चेंज हो गया, सारे रिजल्ट्स कैसे ज़बरदस्त चेंज हुए। अगर मैं सिर्फ पेशावर करूं और कंट्रोल के दबाऊं तो ये देखें सिर्फ पेशावर का रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं पेशावर में ऑल क्या करूं, कंट्रोल के दबाऊं तो ये देखें ये पेशावर में नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों आ गए। तो इस तरीके से आप डेटा अपना बना सकते हैं। यहाँ तक कर लें, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी इसमें पॉइंट बताऊँगा फाइनल। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि देखें अगर मैं वापस लिखूं रजिस्टर्ड, स्पेलिंग शायद ठीक है, कंट्रोल के, तो देखिए रजिस्टर्ड तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं स्टेटस कोई चेंज करता हूँ आप नोटिस करेंगे कि कुछ अजीब सा पहले हिलता जुलता है, अजीब सा लगता है, फ़ौरन चेंज नहीं होता रिज़ल्ट। कंट्रोल के दबाता हूँ, देखिए ये पहले नीचे तक जाता है और फिर इंक्वायरी होता है। तो ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा उतना। उसकी वजह क्या है कि हो सकता है मैक्रोज़ में कुछ ऐसे स्टेप्स रिकॉर्ड हो गए हों जिसकी वजह से ये चीज़ आ रही है। तो ज़रा देखते हैं कि मैक्रो जो रिकॉर्ड हुआ है, पीछे प्रोग्राम जो रिकॉर्ड हुआ है, उसको देखते कैसे हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं। हम मैक्रोज़ में जाते हैं, ये देखिए मैक्रो का ऑप्शन है डेवलपर में, यहाँ से हमने रिकॉर्ड किया था ना, यहाँ से दूसरा ऑप्शन है मैक्रोज़ का, व्यू मैक्रोज़। ये लिखा हुआ है रिफ्रेश वाला मैक्रो, लेकिन हम कहते हैं स्टेप इनटू से देखिए हम इसके अंदर आ गए। वो कह रहा है ये जो मैक्रो के पीछे प्रोग्राम चल रहा है वो ये सारा प्रोग्राम है। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करेंगे, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे, और ये देखिए ये येलो पे तैयार खड़ा है अभी। आप क्या करेंगे, हर लाइन पे F8 जब हम दबाएंगे ना तो वो लाइन एग्जीक्यूट होगी और हमें साइड पे इसको करके देखना पड़ेगा
मेन पे कि इसमें चेंजेस क्या हो रही हैं, मेन विंडो पे क्या चेंजेस हो रही हैं इससे। बात में समझे कुछ, कि हम एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका मेन इम्पैक्ट इस पे क्या आ रहा है, हमारी शीट पे क्या आ रहा है। तो देखिए मैंने F8 दबाया तो ये मैक्रो एग्जीक्यूट हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर पहली कमांड क्या है, रेंज B13 डॉट सिलेक्ट, तो अभी तो ये तैयार हुई हुई है। येलो लाइट पे आप क्या करते हैं, येलो लाइट पे तो जो जस्ट रेडी होते हैं ना, जब दोबारा से F8 दबाएंगे तो ये एग्जीक्यूट होगी। तो लिखा था B13 सेल सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं रेंज डॉट सिलेक्शन एक्सेल टूवर्ड्स राइट एंड एक्सेल टूवर्ड्स डाउन, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन होना चाहिए। ये मैंने F8 दबाया दोबारा से, ये देखिए लेफ़्ट तक गया ये, और डाउन F8 तक गया ये सब कुछ सही है अभी तक। अब ये देखते हैं ये क्या शुरू हो गया, 216, 214, 213, ये नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है ये एज सच कोई कमांड्स नहीं थी जो रिकॉर्ड हो गई गलती से। जो मैंने जितना भी आप स्क्रॉल करते हैं ना वो भी सारा कमांड्स में रिकॉर्ड हो जाता है, उसकी वजह से ये स्लो चलता है मैक्रो। ये देखें बस कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, तो वही डेटा वापस नीचे, क्योंकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था ना इसलिए ये ऐसे रिकॉर्ड हो गया। तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, हम इसको लार्ज कर लेते हैं। अब हमें पता तो चल गया ना कि क्या चीज़ बेकार है। ये एक्टिव विंडो डॉट स्क्रॉल रो, ये सारी कमांड्स जो हैं वो बिल्कुल फ़जूल हैं। इसको आप डिलीट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने डिलीट कर दी, बाकी प्रोग्राम ऐसे का ऐसे ही रहने दिया और यहीं से डायरेक्टली क्लोज़ किया इसको और इस विंडो को भी क्लोज़ कर दिया। वो कह रहा है दिस कमांड डीबगर जो है वो F8 वाली कमांड होती है, डीबग करता है ना, वो दिखा रहा होता है हर स्टेप को कि क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हम कहते हैं ओके कोई मसला नहीं। आप ज़रा लिख के देखते हैं, रजिस्टर्ड कंट्रोल के, देखें 1 मिनट के अंदर ये रिज़ल्ट आ गया। इंक्वायरी कंट्रोल के 1 मिनट के अंदर रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं डिबगिंग सारी। तो ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, एडवांस फ़िल्टर तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नए मॉड्यूल के से रिलेटेड देखेंगे वीडियोस। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैं मेंशन करना भूल गया था, कि जब आपने ये काम सारा कर लिया, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो तो चल रहा है मैक्रोस पे, मतलब हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे हम जब भी रिफ़्रेश करना होता है तो हम कंट्रोल के दबाते हैं, उसकी वजह से ये रिफ़्रेश होता है। तो दैट मीन्स पीछे एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ मैक्रोस। कोई भी डेवलपर टैब का फंक्शन अगर आपने एक दफ़ा यूज़ किया है और आप चाहते हैं कि यार जब ज़ाहिर है हम सेव करेंगे तो हम 2 दिन बाद खोलेंगे, तो ये तो नहीं कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो, काम ही ना कर रहा हो। तो जब भी अगर आप डेवलपर टैब का कोई फंक्शन यूज़ करेंगे ना, उसके बाद सेव करने के लिए अगर कंट्रोल S दबाएं हम, तो वो कहेगा कि इसमें VB प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो आप अगर मैक्रो फ्री करना चाहते हैं इसको, मतलब मैक्रो से पाक, तो इसको येस कर दें। तो हमें तो आदत येस करने की है, लेकिन आपने इसको नो करना है। तो वो कहेगा फिर ये बता दो कि सेव कहाँ करूँ और कैसे करूँ। हम कहते हैं जी सेव करो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी निशानी के तौर पर लिख देता हूँ, जो भी मैंने नाम दे दिया। अब सेव जब टाइप पूछेगा ना आपसे, लोकेशन भी पूछता है और टाइप भी पूछ रहा होता है नीचे, तो आपने सेव टाइप जो है वो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक देनी है। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके हमने सेव करना है हमेशा, वरना वो नेक्स्ट टाइम काम नहीं करता। तो ये वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का मैसेज आता है, ये कोई मसला नहीं, आप इसको ओके कर दें, बंद करें, तो ये नेक्स्ट टाइम भी काम करेगा। ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट जहन में रखना है।